I welcome you all viewers in my new videos। यह एक अंडररेटेड आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि अंडररेटेड है, जिसके बारे में मतलब अक्सर नहीं सुना जाता। लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ बिहार, जैसा कि मैं बिहार का एक नागरिक हूँ, तो मुझे ये लगता है कि इसके बारे में बात करना चाहिए और लोगों को भी पता हो कि, और ख़ास करके हमारे यंगस्टर्स को कि पता होनी चाहिए कि आखिर बिहार जो कि एक समय में द ये क्या कहें द ब्राइटेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री, और जहाँ की शिक्षा प्रणाली विदेशों में मतलब कि ये थी, मशहूर थी। और यहाँ से बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे आर्यभट्ट, चाणक्य, चंद्रगुप्त जैसे बहुत, अशोक जैसे बहुत फेमस फेमस पर्सनालिटी हुए। लेकिन आज एक बीमारू राज्य कैसे बना, एक वहाँ से यहाँ तक की सफ़र में कुछ तो हुआ होगा। जैसे कि हम कभी पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उसके बाद कहीं हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, उसके बाद फिर हम अच्छा करते हैं, तो उस जर्नी में कुछ ना कुछ हम गलतियाँ करते हैं जो कि कुछ जान के कर देते हैं और कुछ अनजाने में हो जाती है। तो हम इस पूरे जर्नी के बारे में बात करेंगे। और मैं एक ख़ास बात बता दूं, मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा कि ये सरकार आए ऐसे किया वैसे किया, नहीं, मैं एक जेन्युइन बात करूँगा। हाँ, और ये भी बात करूँगा कि पॉलिटिकल्स की कितने रोल हैं, कितना उनका रोल है इस तरह के राज्य को इतना गंदा बनाने में। जो कि खास मैं बिहार का हूँ, लेकिन ये कहना पड़ता है। और आप बाहर जाए, बिहार से बाहर, तो बिहार का एक इमेज इतना, मतलब कि बिहारी एज ए गाली की तरह ट्रीट होता है, जो कि मैं खुद अगर मैं दिल्ली जाता हूँ तो मुझे भी सहना पड़ता है। क्योंकि आप अगर एक अच्छा एजुकेशन लेना चाहते हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से या फिर भी कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, यहाँ कोई ऑप्शंस वगैरह नहीं है। तो चलिए हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कारण हैं जो कि इसको इस तरह के राज्य बनाती है। तो पहले मैं बता दूं एक मतलब छोटे एक दो मिनट में कि हाँ ये एक कारण है, उसके बाद हम उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, इलेबोरेट और करेंगे कि हाँ आखिर कौन को इसमें कौन सी कारण है और क्या क्या है। तो सबसे पहली बात है इसका जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल रीजन्स। देखिए, जियोग्राफिकल होता है इसका जियोग्राफिकल स्टेट, मतलब कि जो ये बिहार है उसका एक जियोग्राफिकल, मतलब एक क्या कहें एक अफेक्ट पड़ता है, जो कि अदर स्टेट के साथ ही ऐसा नहीं है, कुछ स्टेट के साथ है। तो उनका कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ और भी फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, वहाँ इंडस्ट्री है। लेकिन इसका जियोग्राफिकल एरियाज भी इसको गरीब बनाने में एक बहुत खास तक हद तक एक रोल प्ले करता है। और दूसरी बात करें तो यहाँ का जो सेंट्रल की पॉलिसीज़ कुछ आई थी, हालांकि अब वो नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल की पॉलिसीज़ थी वो अभी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। और तीसरा, बिहार और झारखंड पार्टीशंस, और उस समय एक नियम आया, वो यहाँ बहुत अच्छा प्ले रोल प्ले किया है बिहार को एक पिछड़ा बनाने में। और इतना ही नहीं, और उसके साथ यहाँ बिहार की जो कास्ट पॉलिटिक्स वो भी अच्छा खासा रोल प्ले करती है। और सबसे और इम्पोर्टेंट जो मेरे समझ से लगता है वह है बिहार के लोगों की माइंडसेट, जो कि दूसरे स्टेट से और बिहार के स्टेट के लोगों से माइंडसेट मतलब कितना डिफरेंट है। जैसे कि हम एज एज ऑफ 18 और 19 मैंने 5-6 राज्य में अच्छी तरीक़ा से मतलब कि घूमा। तो और वहाँ के लोगों के मैंने माइंडसेट को पकड़ने की कोशिश की जितना मुझे समझ में आया, और फिर हमने बिहार के लोगों को माइंडसेट को देखा, तो मुझे वो गैप पता चला, जिसके कारण जो अदर स्टेट्स के लोग हैं वो कुछ ऊपर हाइट पे हैं, मतलब कि उनका इकोनॉमिक कंडीशंस करने का मतलब कि हमसे वो बेटर हैं। और जो बिहार के लोगों के हैं वो उतना इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर नहीं, तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया कि माइंडसेट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि रिसोर्सेस होने के सब बाद भी अगर आपके पास एक अच्छा स्किल्स नहीं होते और माइंडसेट नहीं होता, तो फिर वो रिसोर्सेस भी कोई काम का होता नहीं। और अभी तो कुछ रिसोर्स भी नहीं है। तो अब आगे चले
और हम इसमें लाइन बाय लाइन मतलब हर चीज़ पे बात करेंगे कि ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि इसका ज्योग्राफी खराब है तो कैसे है भाई। तो देखिए बिहार एक लैंड लॉक्ड एरिया है। लैंड लॉक्ड एरिया कहने का मतलब आप समझते हैं एक ऐसा जगह जिसकी चारों ओर कहाँ हो तो लैंड हो। तो लैंड लॉक होने का अब बात समझ में नहीं आती, लैंड लॉक होने से आखिर प्रभाव कब पड़ेगा इकोनॉमिक पे। अब तो रेल है, हवाई जहाज है, ऊपर से भी जाता है नीचे से जाती है, अब मेट्रो आ रही है। तो आखिर ये लैंड लॉक होने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए लैंड लॉक होने से ये फर्क पड़ती है कि जो विदेश की जो ट्रेड होता है या दूसरे स्टेट में जो ट्रेड होता है वो मेनली जो होते हैं वो अभी भी समुद्री मार्ग से होता है, सी ट्रेड से। तो आप सोचेंगे सी मार्ग, अरे रेल से करवा लेते हैं भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए रेल से भी हम करवा सकते हैं लेकिन उसमें क्या होता है कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। और ट्रेड और बिजनेस इज़ ऑल अबाउट मनी। ट्रेड और बिजनेस सारे के सारे किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, एक मनी, पैसा, क्योंकि हम ट्रेड कर ही रहे हैं पैसा को अर्न करने के लिए। तो अब आप समझ गए कि ट्रेड ट्रेड जो है वो करना बिल्कुल ही सही नहीं है। और दूसरा बात, अब हम आएंगे कि कुछ बिहार के ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बाढ़ ही बाढ़ है और कहीं तो सुखाड़ ही सुखाड़ है। तो मैंने कुछ ऐसे स्टेट्स को सॉरी डिस्ट्रिक्ट को नोट्स किया है जहाँ पे मैक्सिमम बाढ़ है। और मैं एक छोटा सा चाहूँगा कि इसे मतलब कि ये बिहार जो बाढ़ आते हैं उसका निदान कैसे हो हम इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो है जिसपे का है तो बाढ़ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ जहानाबाद, गया, औरंगाबाद और शेखपुरा, नालंदा और मुंगेर। ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ का आती है सुखाड़ आती है। अच्छा, और कुछ एरियाज में है सुखाड़ आ गया तो वहाँ की फसल बर्बाद हो गई। अच्छा, और दूसरा एरिया का है फ्लड। तो फ्लड में कौन कौन से एरिया है जहाँ पे मुख्य रूप से फ्लड आते हैं। ऐसे ही माना जाता है कि 38 जिला में से 28 जिला लगभग ये फ्लड है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो मैंने उस जिला को नोट किया, जैसे आप अररिया, सहरसा, सुपौल और उसके बाद ये जो जिले हैं वो कौन सी रिवर के कारण डूबती है, वो कोसी रिवर के से डूबती है। अब हम बात कर रहे थे कि क्या ये फ्लड और ये ड्रॉट जो भी है मतलब ये जो बाढ़ है और ये सुखाड़ है क्या इसे कभी भी निदान नहीं मिल सकता। हाँ मिल सकता, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि बिहार एक लैंड लॉक्ड एरियाज है। तो इसके चारों ओर कहाँ होंगे, लैंड मतलब कि ज़मीन ही ज़मीन होगा। तो मेरी जो एक बॉर्डर है वो नेपाल और बिहार से मैच करती है, वहाँ पे एक झील है और वो झील बहुत ही सॉरी झील कर रहा हूँ, डैम, वहाँ एक डैम है जो कि डैम बनाया ही इसलिए जाता है ताकि बाढ़ के समय में पानी को रोक सके। लेकिन वो डैम काफ़ी ही पुराना है, जो कि अब उसमें जो कि वो डैम काफ़ी पुराना है और उस डैम से खास पानी रुकते उकते नहीं है और रुकती उकती भी नहीं है। और वो जब आता है तो नेपाल में पानी छोड़ देती है और वो पानी वहाँ से आता है। और साथ ही साथ यह है कि उत्तर प्रदेश जब पानी भर जाता है तो बिहार उत्तर प्रदेश से नीचे है। तो कहा बिहार उत्तर प्रदेश वाले लोग क्या करते हैं, पानी छोड़ देते हैं और वो पानी रिवर्स गंगा में आगे बढ़ती है। और गंगा के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि उतना पानी को वो हैंडल कर सके। तो वो पानी कहाँ होती है तो बाहर और निकल जाती है, वो पानी बाहर निकल जाती है और वहाँ पे क्या करती है तो लोगों को डुबा देती है। तब समझ में आ गया कि बाढ़ का ये सिनेरियो क्या है। अगर ये सेंट्रल और गवर्नमेंट और नेपाल की गवर्नमेंट मिलकर अगर वो डैम ठीक कर दे और ये कोसी जो रिवर पानी है उसको अगर ब्रह्मपुत्रा में ले जाकर छोड़ दिया जाए तो इससे भी बहुत फायदा हो सकता है। बहुत एक लंबा टॉपिक है लेकिन हम इस पर जाना नहीं चाहेंगे कि इस पर जाना हम नहीं चाहेंगे। और